ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल्स। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, सीधे ऐसे खड़े हुए पोल, सीधे पोल है ना, सीधे। वर्टिकल का मतलब सीधे खड़े हुए, वर्टिकल मतलब सीधे, है ना, जो 36 से 90 डिग्री पर ऐसे होते हैं, ये सिचुएशन वर्टिकल कहलाती है। तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़े दो पोल जिनके बीच की दूरी क्या है 60 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 60 मीटर, मतलब 60 मीटर की दूरी पर दो वर्टिकल पोल्स हैं। द हाइट ऑफ द वन पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। एक पोल की जो हाइट है वो दूसरे की डबल है, एक पोल की जो हाइट है वो दूसरे की क्या है, डबल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर फीट। इन पोल्स के जो आधार हैं, फीट मतलब आधार से लिए गए, इन पोल के आधार के बीच की जो डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट से इनके शीर्ष के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं द हाइट ऑफ द पोल्स, तो इन पोल की हाइट क्या है, मतलब एक पोल की हाइट क्या है और दूसरे पोल की हाइट क्या है, ये बताना है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये बच्चों हैं, एक पोल इस तरीके से है ये, और दूसरा पोल इससे डबल हाइट का है, इस तरीके से है। क्लियर? और ये इस पोल और इस पोल के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी दी है, 60 मीटर दिया है ना, 60 मीटर। और इन इसके बीच की जो दूरी उसके ठीक मध्य बिंदु पर, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट से जब हम इसके शीर्ष के मिलाते हैं तो इस तरीके से ये जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के कोटि पूरक है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। भाई थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस थीटा। चाहे ये कह लो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जिन कोण का सम जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है वही कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर इनमें से एक एंगल थीटा है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब इस पोल की हाइट बच्चों क्या है, h है, तो इस पोल की हाइट क्या है 2h। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया कि एक पोल की हाइट दूसरे की दोगुनी है, मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इसकी क्या है 2h। और ये तो मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक ये कितना रहेगा 30, और यहां से यहां तक ये कितना रहेगा 30। क्लियर है ना, इस तरीके से। अब नाम लिख लो, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो एक बार हम लोग ट्रायंगल ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार, तो h अपॉन क्या हो गया 30। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल h अपॉन 30, या इसको इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30 tan थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब एक बार इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, तो आगे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यही काम इसमें करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल में बात करें तो यहां पर एंगल कितना है बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है 2h, लंब क्या है 2h और इसका आधार क्या है 30। और tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या हो गया, 2h अपॉन 30 हुआ। अब एक क्वेश्चन मतलब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये थी, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे बच्चों। यहाँ दिया है tan थीटा, यहाँ दिया है कॉट थीटा। tan थीटा दिया है, एक जगह दिया है कॉट थीटा। tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं होते हैं। एक काम करते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये h अपॉन 30 था और ये क्या आ रहा है 2h अपॉन 30 आ रहा है, ये हो गया। तो ये tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल इधर क्या बचेगा 2h इंटू एच, मतलब 2h स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 30 ये हो गया। तो 2 से डिवाइड कर देंगे
कितना आ जाएगा 15, तो एच स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 15 इंटू 30 दैट इज 450, कितना आ जाएगा 450 एच स्क्वायर की वैल्यू। और 450 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 225 इंटू 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 225 इंटू 2, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 225 इंटू 2 आ गई, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 225 इंटू 2, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 225 का अंडर रूट कितना आएगा 15 और 2 का अंडर रूट 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई 15 अंडर रूट 2, और h की वैल्यू अगर 15 अंडर रूट 2 आ गई तो एक पोल की हाइट कितनी है बच्चों 15 रूट 2, तो दूसरा इसका डबल है, तो दूसरे पोल की हाइट क्या हो जाएगी, एक पोल की हाइट, ये एक पोल की हाइट हो गई, दूसरे पोल की हाइट 2h है, तो 2h इक्वल क्या हो जाएगा इसका डबल, तो 30 रूट 2 मीटर हो जाएगी, है ना। तो ये है, ये एक पोल की हाइट है, ये फर्स्ट पोल हो गया, ये हो गया सेकंड पोल। एक पोल की हाइट कितनी आ रही है 15 रूट 2 और दूसरे पोल की हाइट क्या आ रही है 30 रूट 2, और यही पूछा गया था कि इनमें से प्रत्येक पोल की हाइट कितनी है, तो एक पोल की हाइट बच्चों कितनी आ रही है 15 रूट 2 और दूसरे की हाइट है 2h मतलब 30 रूट 2, 15 टू जा 30 रूट 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये आएगा, एक पोल की हाइट 15 रूट 2 है, दूसरी पोल की हाइट 30 रूट 2। देखा आपने किस तरीके से बच्चों यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कोई इश्यू नहीं रहा होगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये सारी चीज़ क्लियर है ना कि जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो tan और cot एक दूसरे से खत्म हो गए थे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर h/30 इंटू 2h/30 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 इंटू एच 2h स्क्वायर, ये 30 इंटू 30, 2 से डिवाइड किया तो 15, 30 इंटू 15 करोगे 450, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 450, 450 को हमने क्या लिखा 225 इंटू 2, तो एच स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 225 इंटू 2, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका अंडर रूट 15, 2 का अंडर रूट 2, तो h की वैल्यू 15 रूट 2, तो दूसरे पोल की हाइट इसकी डबल थी तो कितना हो जाएगा 30 रूट 2। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया से हर चीज़ हर स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। फिर कह रहे हैं आफ्टर 15 सेकेंड्स फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात ये उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। If the aeroplane is flying at a height of 1500 रूट 3 मीटर, यदि हवाई जहाज 1500 अंडर रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो इस प्लेन की स्पीड क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर कैसे होगा वो देखते हैं। जमीन पर स्थित ये कोई पॉइंट है बच्चों और हवाई जहाज यहाँ पर है। इस तरीके से ये सिचुएशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 अंश है। कितना है बच्चों 60 अंश है। ये हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, इस पॉइंट पर हवाई जहाज है, यहाँ से हवाई जहाज को जब देखते हैं तो ये कोण कितना है 60 अंश। फिर कह रहा है हवाई जहाज अगर 15 सेकेंड और उड़ ले तो जाहिर सी बात है यहाँ से आगे चला जाएगा, उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर पहुँच गया। जब यहाँ पर पहुँचा तब जब इस पॉइंट से हम एंगल देखते हैं तो ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है बच्चों 30 अंश। ये एंगल कितना आ रहा है 30 अंश। यही कह रहा है कि 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात ये उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है 30 अंश। ऐसे इसको मिला दो, क्लियर है। तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये होगी, होगी कि नहीं होगी। चलिए नाम लिख लेते हैं। ये है आपका ए बी सी डी और ये ई, क्लियर है। कह रहा है कि एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो 1500 अंडर रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब ये जो हाइट है ज़मीन से एरोप्लेन की ये कितनी है 1500 अंडर रूट 3 मीटर।
बच्चों अगर ये 1500√3 मीटर है तो ये भी तो क्या होगी 1500√3 मीटर होगी, होगी कि नहीं होगी? ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी, क्योंकि हवाई जहाज तो बिल्कुल ऐसे बराबर पे ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे थोड़ा ना होता कि कहीं नीचे जा रहा है कहीं ऊपर जा रहा है, ऐसे तो चलेगा ही नहीं। ऐसे चलेगा तो एक ही दो बार होगा, इसके बाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो हवाई जहाज बिल्कुल ऐसे चलता है। तो अगर यहाँ से ऊंचाई इतनी है तो यहाँ से भी ऊंचाई उतनी होगी, यहाँ आगे भी ऊंचाई उतनी होगी, तभी वो ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो उम्मीद करते हैं कि फिगर तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। ये आपको लंब पता है, ये चीज़ नहीं पता, मान लेते हैं ये क्या है x है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है y है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब कितना है 1500√3, आधार कितना है x, तो 1500 10 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 1500√3 अपॉन x, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल 1500√3 अपॉन x हो गया। √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1500 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 1500। अब हम अगली बार ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ADC। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, लंब तो आपका वही है 1500√3, लेकिन आधार कितना हो जाएगा ये प्लस ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि आधार यहाँ से यहाँ तक है तो दोनों मिल जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। और एंगल बदल के अब कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री इक्वल 1500√3 अपॉन x प्लस वाई हो गया। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल 1500√3 अपॉन x की वैल्यू क्या दी है 1500, x की वैल्यू क्या आ रही है 1500 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्लस वाई इक्वल 1500√3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 1500 इंटू 3 दैट इज 4500 हो गया। तो इससे y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4500 में 1500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000 मीटर। मतलब y हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3000 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 3000 मीटर आ गया। और अगर BC मतलब B से C तक की डिस्टेंस 3000 मीटर, और ये 3000 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है आफ्टर 15 सेकेंड्स फ्लाइट, 15 सेकेंड की उड़ान के पश्चात हवाई जहाज 15 सेकंड में हवाई जहाज यहां से यहां पर पहुंच रहा था। इसका मतलब 15 सेकंड में हवाई जहाज कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 3000 मीटर। 15 सेकंड में बच्चों 3000 मीटर के डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो स्पीड हम निकाल सकते हैं ना। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है कितनी है 3000 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 15, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड। मीन्स हवाई जहाज की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। तो था ना बच्चों, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्या था। ये हवाई जहाज था, इस पॉइंट से जब हमने देखा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण क्या था 60 अंश। 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात ये हवाई जहाज यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तब हम जब एंगल देख रहे हैं तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई क्या थी 1500√3 मीटर, तो ये 1500√3 है, तो ये भी 1500√3 होगा। अब ये डिस्टेंस हमने x ले ली, ये डिस्टेंस हमने y ले ली। अब एक बार में हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है ABE, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, लंब 1500√3 है, आधार कितना है x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1500। फिर दोबारा में हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें भी इसमें tan 30 1500√3, ये तो लंब हो गया, आधार कितना हो गया x प्लस वाई। x की वैल्यू वहाँ से रख दी और सॉल्व करके धीरे धीरे हमारा आंसर क्या आ गया y की वैल्यू हमें पता चल गई 3000 है, y की वैल्यू 3000 है। y मतलब यहाँ से यहाँ तक 3000 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3000 होगा। मतलब 15 सेकंड में हवाई जहाज कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है
3000 मीटर। तो स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 3000 मीटर, टाइम कितना लग रहा था 15 सेकंड, 3000 को 15 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हवाई जहाज की जो स्पीड आई वो कितनी आ गई, 200 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों हमें यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। बहुत आसान सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो एप्लीकेशन पर आधारित है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत मुश्किल नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। फिर मेन बात बस ये ध्यान रखो, फिगर अगर हमने बहुत अच्छे से बना लिया तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इश्यू नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मज़े वाले तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा लिखा है। अपने लिए तो सभी क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं बच्चों, हम हर क्वेश्चन में कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है। तो आप लोग सोचते हैं कि सर किसी क्वेश्चन को अच्छा कहते हैं, किसी को नहीं अच्छा कहते हैं, या सबको अच्छा कहते हैं। सब कुछ नहीं है, बस ये समझो हमारे लिए हर क्वेश्चन अच्छा होता है, हमारे लिए हर क्वेश्चन बराबर का महत्व रखता है, बराबर यूजफुल होता है। बट हम इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छा कहते हैं कि शुरुआत में अच्छा कह देने से थोड़ा सा माइंड मेकअप भी हमारा अच्छा हो जाता है। ऐसे होता है ना कि जैसे हमेशा ध्यान रखो, हम किसी भी चीज़ को अगर अच्छा कह के चलते हैं, अच्छा मान कर चलते हैं, तो वो हमें प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी देता है। रिफ्लेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा होता है, रिफ्लेक्शन हमें बहुत अच्छा मिलता है ना। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं, सॉल्व करने वाले हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, जो लोग हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सब बहुत रियली बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ भी लिया जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू, कौन कौन से पॉइंट से, पी से और क्यू से, एट डिस्टेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। इस टावर का जो बेस है, जो आधार है, इससे एक पॉइंट की दूरी है ए, दूसरे पॉइंट की दूरी है बी, वहां से जो उन्नयन कोण बनते हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी रेखा पर विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोटि पूरक है। तो कह रहे हैं द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट क्या है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर इस तरीके से बनेगा, ये टावर है बच्चों। अब ग्राउंड पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक ही लाइन में है ना, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये जिसका बेस है सभी एक लाइन में है। एक काम करते हैं, सभी एक लाइन में, तो इसको ऐसे मिला देते हैं। मिल गया, ऐसे कर दिया और ये ऐसे हो गया, हो गया क्लियर। अब कह रहा है कि ये जो टावर है, टावर की हाइट हमने क्या ले ली है, h है। इसके आधार से एक पॉइंट a डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट कौन सा है, p, और दूसरा पॉइंट इसके आधार से b दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, b है। इस पॉइंट का नाम है q। ध्यान दो, यहाँ से इसके आधार से इस टावर का ये जो बेस है, इसके बेस से a मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट है p, और इसके आधार से यहाँ तक की दूरी, मतलब दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, b। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, b, मतलब ये दूरी a है और ये पूरी दूरी क्या है, b है। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर यहाँ पर एंगल हम क्या ले लें, थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब नाम लिख लो, ये है ए बी, ये पॉइंट पी दिया है और ये क्यू दिया है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी पे, इन ट्रायंगल ए बी पे, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, और एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, h अपॉन ए, और tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन ए। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसी तरीके से एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी क्यू, ए बी क्यू, ये पूरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी क्यू,
क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बच्चों कितना है, थीटा है, लंब है एच, लेकिन आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, मतलब ए प्लस ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, बी। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, सॉरी tan थीटा इक्वल एच अपॉन बी। ये सेकंड इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हैं। एक इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है, cot थीटा इक्वल एच अपॉन ए, दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल एच अपॉन बी। वहाँ पर एच अपॉन ए आ रहा है, यहाँ पर एच अपॉन बी आ रहा है। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब tan और cot खत्म करने। tan और cot कैसे खत्म हो सकते हैं, एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या रहेगा कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल इधर क्या हो जाएगा, h अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इससे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। और यही पूछा गया था कि जो टावर है, टावर की हाइट क्या है, तो टावर की हाइट क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए, एक टावर था, टावर का ये शीर्ष था, ये इसका आधार था। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि इस टावर के आधार से ए दूरी पर और बी दूरी पर उसी लाइन में दो पॉइंट है। तो ए दूरी पर एक पॉइंट हो गया पी और यहाँ से बी दूरी पर एक दूसरा पॉइंट हो गया क्यू। इन दोनों पॉइंट से जो एंगल्स बन रहे थे एक दूसरे के कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री थे, मतलब ये एंगल अगर थीटा था तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये तो फिगर बन गया। टावर की हाइट हमने h मान ली। एक बार हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ये वाला ए बी पी। तो इसमें tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, h अपॉन ए, क्योंकि लंब बटे आधार होता है तो h अपॉन ए हो गया। फिर इधर क्या हो गया दोबारा में, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल h अपॉन ए। फिर हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, तो इसमें tan थीटा इक्वल h अपॉन बी हो जाएगा। अब हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी हो गया। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 इक्वल एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए बी। तो एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी है तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। तो इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ा सा कई बार 3 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन, आगे और भी थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से हो सकता है 4-5 लाइन का या 6 लाइन का भी कोई क्वेश्चन आ जाए। कुछ सर्कल से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आएंगे, लेक वाले भी क्वेश्चंस आएंगे या कुछ दूसरे तरीके के और भी क्वेश्चंस आएंगे। बट आपको बिल्कुल भी परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आप रियल में मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं, मैथ्स को लगातार इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो आप के लिए क्या है, बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव कर रही है। और जब चीज़ें फ्रेंडली बिहेव करती तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा बन के आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए हम लोग हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के जनरल क्वेश्चंस पर आए थे। ट्रिग्नोमेट्री के जनरल क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग वाला पोर्शन है, जिसको हमने नाम दिया हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं, और इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे और भी बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर बस जो शुरुआत में हमने पॉइंट बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन दो चीज़ों के अलावा फिर हमने ये भी बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर साइन, कॉस या टेन का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और ख़ास तौर से एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बच्चों, इसका हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है। तो इसकी प्रैक्टिस भी हमें बहुत बेहतर तरीके से करनी होती है। और जैसे कि अब अपकमिंग एग्ज़ाम भी हमारे सर पे
आने वाले हैं। सर पे आने वाले का मतलब ये है कि इधर कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं, एग्ज़ाम से डिले हो रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो अब जो एग्ज़ाम्स आएंगे वो उम्मीद है कि वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि शेड्यूल तो उनको मेंटेन करना ही है। आयोग अपने शेड्यूल को किसी न किसी तरीके से साल 6 महीने के अंदर पटरी पर ले आएगा। तो पटरी पर लाने का रास्ता एक ही कि अगर चीज़ें पहले डिले हो चुकी हैं तो उनको किसी भी तरीके से आगे वाली चीज़ों को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो अगर आयोग अपनी इस तैयारी में लगा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर लेनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना होता है। और जब हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें होंगी वो हमारे फेवर में होंगी। तो लगे रहिए और बराबर बढ़िया करते रहिए। और चलिए आप इजाज़त दीजिए और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग of height 20 meter, the angle of elevation of top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, then the height of the tower is। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के शीर्ष से, द हाइट ऑफ 20 मीटर जो कि 20 मीटर ऊंची है। एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, इसके शीर्ष से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके आधार का अवनमन कोण ये 45 अंश है। तो कह रहा है देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो इस टावर की हाइट क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 20 मीटर, ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ये इस बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ पर कोई टावर है, टावर इससे डेफिनेटली बड़ा होगा। कैसे पता किया? क्योंकि बोला गया कि जब बिल्डिंग के टॉप से हम देखते हैं तो टावर के लिए टर्म यूज हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि जो टावर है बिल्डिंग से ऊंचा है, तभी तो इस तरीके से ऐसे उन्नयन कोण बन सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था कि बिल्डिंग के शीर्ष से जब हम टावर के शीर्ष को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि जो टावर है बिल्डिंग से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए ये टावर आएगा। अब यहाँ से जब हम इसके शिखर की बात कर रहे थे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। और इसी पॉइंट से जब हम इस टावर के फुट मतलब यहाँ बेस को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? ये 45 है। अवनमन कोण, अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है ना? तो ये कितना है? 45 डिग्री। क्लियर? अब इससे इसको ऐसे मिला दिया। बच्चों ध्यान दो, ये 20 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा? 20 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी 20 मीटर होगा। क्लियर? ऊपर वाला पोर्शन अगर हम x लेट कर लें, ये चीज कितनी है? x है, और ये चीज हम लेट कर लें क्या है? y है। अब नाम लिख लो, ये हो गया a, b, ये पॉइंट c, ये d और ये e। ऐसे a, b, ये पॉइंट हो गया आपका c, ये D और ये E, इस तरीके से। तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये कि फिगर हमें समझ में आ गया। ये हमारी क्या है? बिल्डिंग है। ये AE हमारा क्या है? टावर है। बिल्डिंग से टावर बड़ा है, बिल्डिंग के शीर्ष से टावर के शीर्ष को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण 60 अंश है। जब इसके आधार को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। ठीक है, ये चीज़ हमने लेट कर ली y है, ये चीज़ हमने लेट कर ली x है। तो टावर की हाइट पूछी गई है। तो चलिए अब वर्किंग शुरू करते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, देखो अगर इस तरीके से ये है तो अगर ये एंगल 45 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा आपका? 45 होगा। अब एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं BDE। इन ट्रायंगल BDE, त्रिभुज BDE, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? BDE। त्रिभुज BDE में ये बच्चों क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। तो tan लगा देते हैं। तो tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा? लंब कितना है बच्चों? 20, आधार कितना है? y, 20/y। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल 20/y।
तो इससे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो एक चीज हमें पता चल गई कि y की वैल्यू क्या है 20। अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ये ABC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंगल कितना है बच्चों 60, ये x है, ये लंब है x, और ये चीज कितनी है, अगर ये y है तो ये भी तो y होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 इक्वल लंब बटे आधार, तो लंब तो x है और ये चीज अगर y है तो ये भी तो y होगी, तो ये हो जाएगा x अपॉन y। और tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है √3 इक्वल x अपॉन y, y की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू 20। सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3, x की वैल्यू 20√3 आ गई। और √3 की वैल्यू अगर डेसिमल में देखें तो x इक्वल क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34.64 मीटर। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 34.64 मीटर, ये आ गई। x की वैल्यू इतनी आ गई 34.64 मीटर, और ये चीज नीचे हमें पता है 20 मीटर है, तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी, देन हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा बच्चों, टावर की हाइट कैसे आएगी, इसमें ये और ये ऐड कर देंगे, मतलब CE और AC, ये हो जाएगा CE प्लस AC, दोनों को जब ऐड करेंगे वही टावर की हाइट होगी। तो CE हमारा कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 दिया है, 20 प्लस AC हमारा कितना है x है, और x की वैल्यू क्या है 34.64, तो कुल मिला के कितना हो गया 34 एंड 20 54.64 मीटर, है ना। तो इस तरीके से इस टावर की जो हाइट आएगी बच्चों को कितने आ जाएगी 54.64 मीटर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन इंक्लूडिंग फिगर, जो फिगर बनाया वो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन की वर्किंग क्या है वो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो कितना आ रहा है 54.64 मीटर। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।